Hello, my dear student of Standard Ninth. Welcome back once again. And today we will continue with our chapter number 10, that is Organs of Government, and this is part 3. Friends, we already covered the major portion of the chapter. Now we will only part is remaining that we are going to finish today itself. Okay, so without any further delay, let's begin. Okay, in our last section we had discussed about the president and prime minister. Now we are moving toward the state legislative assembly and state executives में जो governors and आते हैं उनके बारे में. See friends, I already told you that central level पे president and at the state level you will find the governor. But the power is same. If you understand the president, then governor समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. Okay, the governor is appointed by the president of India on the advice of the council of minister headed by the prime minister. प्राइम मिनिस्टर एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक लेटर लिख के देते हैं प्रेसिडेंट को, एंड वो जिनका नाम लिखते हैं वो बन जाते हैं गवर्नर. ओके, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन एज द गवर्नर मोर देन वन स्टेट. तो किसी एक इंसान को एक से ज़्यादा स्टेट का भी हम लोग गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं. एनी सिटीजन हु इज़ 35 ईयर्स ऑफ एज और अबाउ में अपॉइंटेड एज अ गवर्नर. सो जो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन होती है 35 ईयर्स, यहाँ पर सेम गवर्नर के लिए भी वही होती है. द टर्म ऑफ द गवर्नर इज फॉर 5 ईयर्स. सो 5 ईयर्स का उनका टर्म होता है. हाउ एवर ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कैन बी रिमूव्ड from the office even before the expiry date of his term, and he can also be transferred to any other state as a governor. So जब तक प्रेसिडेंट रूल कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं, जब तक वो अपना गवर्नर का पोस्ट इंजॉय कर सकते हैं. बट जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रेसिडेंट चाहे तो उनको उनके जॉब से हटा भी सकते हैं एंड इवन उनको किसी और स्टेट का भी गवर्नर डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. द गवर्नर, ठीक है. द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. सो प्रेसिडेंट कंट्री का हेड होता है, गवर्नर स्टेट का हेड होता है. ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड बाय हिम. जस्ट ए मिनट. ही अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर हु हैज क्लियर मेजोरिटी. ही ऑल्सो अपॉइंट द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवाइज द चीफ मिनिस्टर. सो इनका काम भी वही होता है, सीएम को अपॉइंट करना, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट्स करना. ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन, द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सिविल कमीशन. सो इन लोगों को ये अपॉइंट करते हैं. ही कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जज के लिए प्रेसिडेंट तो बैठते हैं, साथ में गवर्नर भी बैठते हैं. एंड देन ये लोग स्टेट के चीफ जस्टिस को डिसाइड करते हैं. सी हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनको चीफ जस्टिस इज फॉर सुप्रीम कोर्ट. एनी हाउ, द गवर्नर हैज़ द सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर. ही समन एंड प्रोड्यूस द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ही कैन डिसॉल्व द स्टेट असेंबली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म. ही कैन ऑल्सो इशू द ऑर्डिनेंस. A bill passed by the state government can become a law only after the governor assent to it. देखिए, गवर्नर जो होता है वो लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं उनके पास. इवन वो सेशन को शुरू करने का, ख़त्म करने का जो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, इनके पास भी वही पावर होता है, बट स्टेट लेवल पे. इवन ये अपने टर्म से पहले भी असेंबली को एक तरह से एक्सपायर कर सकते हैं. इवन ये ऑर्डिनेंस इशू करते हैं. ऑर्डिनेंस मीन्स ऑर्डर्स. ओके, एक तरह से. एंड इनके अंदर भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे हमने देखा था कि कोई भी बिल को प्रेसिडेंट साइन करे तभी वो एक्ट बनता है. सेम वे अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई बिल लाती है तो वो एक्ट नहीं बन सकता जब तक गवर्नर उसे साइन ना करे. द पोजिशन ऑफ द गवर्नर इन अ स्टेट इज सिमिलर टू डैट ऑफ द प्रेसिडेंट एट सेंटर. जो तुम्हें कब से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ. हिज पावर are actually exercised by the council of minister headed by the chief minister. Actually सारे पावर्स कौन इंजॉय करता है? CM and his council of minister. But the governor can exercise certain power independent also.
लेकिन यहाँ पे गवर्नर के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी होते हैं, जैसे कि नॉर्मली द गवर्नमेंट इज द एक्स ऑफिसर चांसलर ऑफ द ऑल द यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। सो सारे यूनिवर्सिटीज़ के वो एक्स चांसलर होते हैं। एंड अ गवर्नर कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट एज्यूमिंग आफ्टर एज्यूमिंग हिज पोस्ट द गवर्नर हैज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर्मली एंड इम्पार्शली। सो मैंने बताया था क्लास का मॉनिटर का एग्जांपल दिया था आपको लास्ट टाइम पे। ओके, सो एक बार अपनी पोस्ट पे आने के बाद वो फिर किसी पार्टी वालों के साथ पार्शलिटी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं। ओके, सो फटाफट ऊपर की 5-6 लाइनें कवर कर लेते हैं। तो अब मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो यू जस्ट हैव टू फोकस ओवर दैट। सीएम का जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट के गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, गवर्नर के साथ गवर्नर जो जिनको अपॉइंट करते हैं वो जो पार्टी अभी इलेक्शन हुआ है उसमें जो मेजोरिटी पार्टी होती है उनके लीडर होते हैं। अगर किसी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में है, ठीक है, वहाँ पे 3 अलग अलग पार्टियाँ रूल कर रही हैं, शिवसेना, एनसीपी एंड कांग्रेस। ये तीनों ने मिलके एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की है, गठबंधन की सरकार जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। एंड ठाकरे फैमिली इज रूलिंग ओवर देयर। ओके, तो अगर कोई भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो पार्टियों का कॉम्बिनेशन मिला के भी कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की जा सकती है। एंड उनमें से ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि किसको सीएम बनना है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन सबको शपथ दिलवाने का काम यूजुअली गवर्नर करते हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके अंदर उनका जो ऑफिस है वो कैबिनेट मिनिस्टर, इन सबका जो ऑफिस है न्यू सेक्रेटरीट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर में। ठीक है, गवर्नर जो है वो सबको ओथ दिलवाते हैं एंड ऑल दैट। अब मिनिस्टर के अंदर 4 टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट लेवल, डेप्यूटी लेवल और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो ये सारे मिनिस्टर एक तरह से कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट होते हैं और ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इन सब का काम प्रॉपर रहे, ये गवर्नर का मेन ध्यान रखना होता है। जब भी कोई देश पे कोई प्रॉब्लम आती है, कैलेमिटी आती है, तो उस टाइम पे हम लोग सभी ऐसे नहीं देखते कि ये इस स्टेट का है नहीं उस स्टेट का है। ठीक है, सो हम लोग जैसे तब एक दूसरे से रहते हैं वैसे ही हमको यहाँ पर भी रहना होता है। तो चीफ मिनिस्टर एक तरह का टॉर्च बियरर है। ठीक है, टॉर्च बियरर यानी आप जब तो मूवीज़ थिएटर में मूवीज़ देखने जाते हो, चलो अभी तो लॉकडाउन में कोई नहीं जा रहा है, बट जैसे आप जाते हो ना तो आपको वहाँ का रास्ता पता नहीं होता है। तो जो टॉर्च वाला जो भाई साहब होता है आपकी टिकट चेक करता है, फिर आपको रास्ता दिखाता है यूं करके, और फिर आप बोलता है वो आपकी सीट है, उधर जाओ। ठीक है, सो अब चीफ मिनिस्टर क्या है, उसके पास भी एक टॉर्च है। उसके पास कौन सी टॉर्च है? स्टेट के डेवलपमेंट की टॉर्च है। अगर वो ईमानदारी से अपना काम करेगा तो स्टेट ऑब्वियसली प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। सी गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग होती है। ठीक है, वो अपनी पॉलिसी को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से फिलअप करने का ट्राई करते हैं। कभी कभी उनको एडवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो इस टाइम पे ऐसा कुछ है नहीं कि हम उस पार्टी के हैं तो हम लोग एडवाइस नहीं दे सकते। कोई भी किसी को कभी भी एडवाइस दे सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा जो बेसिक गोल रहता है वो तो वेलफेयर का ही रहता है। इसके अलावा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो अच्छे से काम करनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से काम करेगी तभी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगी, फॉर्मुलेट कर पाएगी। ठीक है, इसमें उनको कुछ एक्सपर्ट लोगों की भी मदद मिलती है। एक्सपर्ट्स यानी जो गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर होते हैं, आई थिंक आप लोगों ने नायक मूवी देखी होगी अनिल कपूर की, उसमें परेश रावल इसको बहुत गाइडेंस देता है। ओके, तो कुछ ऐसे ही एडवाइज़र भी होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। इसके अलावा गवर्नमेंट को बहुत सारे अलग अलग जगहों पे मतलब फोकस करना होता है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गए। ठीक है, इंटरनेशनली हम लोगों को बहुत संभल के चलना पड़ता है। हम लोग किसी भी कंट्री के खिलाफ कोई ऐसा बयान ना दे के आगे फ्यूचर में रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। ठीक है,
हमको कंट्रियों के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स का भी ध्यान रखना होता है, हमको न्यूक्लियर एनर्जी के भी इश्यूज़ हैं, हमको एनर्जी के इश्यूज़ हैं, हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स पावरफुल करनी है, इंश्योरेंस बैंकिंग को और आगे बढ़ाना है। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट का बैकबोन होती हैं, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा कि सेंट्रल का रियल हेड होता है प्रेसिडेंट, ओके होते हैं, एंड स्टेट के रियल हेड होते हैं गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पता है कौन होता है? वेल वो होते हैं कलेक्टर। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा ना। सो ये वही कलेक्टर है जो रियल में डिस्ट्रिक्ट का हेड है। एंड इनका जो ऑफिस है इससे हम लोग जिला सेवा सदन कहते हैं यहाँ पे, स्पेशली गुजरात में। आई डोंट नो इसको बाहर क्या कहते होंगे। और इनका जो एक्सपर्ट नॉलेज होता है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग ऐसे ही नहीं होती है, उनको बहुत सारी एग्ज़ाम्स क्लियर करनी पड़ती हैं, एंड देन वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, ठीक है। एंड सारे इंपॉर्टेंट काम उनके अंदर भी होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसके पीछे सारा जो ब्रेन होता है वो इन कलेक्टर साहबों का ही होता है, ठीक है। और अब टाइम आ गया है कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सीरियसली इन चीज़ों को ले और अच्छे से पढ़े। गवर्नमेंट तो चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी की वो 5 साल के लिए आती है, चली जाती है, लेकिन देर आर सर्टेन पीपल जो हमेशा परमानेंट रहते हैं, एंड उनको ही हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जिसको ब्यूरोक्रेसी का पार्ट कहा जाता है, ठीक है। नेपोटिज्म, करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, एक्सकिपिज्म, ये सब ब्यूरोक्रेसी के लिए इविल्स हैं, ठीक है। नेपोटिज्म तो पता है, परिवारवाद, करप्शन यानी सब मिलावट, ठीक है, ज़्यादा पैसे खाना, डिसऑनेस्टी, ये सब चीज़ें तो होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त किया हुआ है, ठीक है। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने पूरे स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो इस्टेब्लिश करके रखा है। अगर आपको कोई आपके साथ करप्शन कर रहा है तो आप उसको एक टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हो। चलो एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं इसको। से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक सर्टिफिकेट लेना है गवर्नमेंट से, ठीक है। अब वो जो सर्टिफिकेट है वो आगे मेरे कुछ काम में आएगा, बट वो जो बंदा है मुझे क्या कर रहा है, अरे कल आना, अरे तुम्हारे इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम मुझे बताता है मैं उसको सोल्यूशन ला के देता हूँ। अरे तुम्हारे में ये जेरोक्स कम है तो मैं वो स्टेट लाता हूँ। अरे तुम्हारा क्या रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो मैं एग्रीमेंट ला के देता हूँ। अरे आपने ये कानून अदालत से ये एफिडेविट नहीं बनवाए तो मैं एफिडेविट भी बनवा के लाता हूँ। तो ये उसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि वो मेरे मुँह से ये निकलवाना चाहता है, अरे भाई जो भी लेना हो ले लो पर काम बता दो, है ना। बस वो मेरे इसी डायलॉग का वेट करता है। और वो बोला कितना लोगे, तो कुछ बोलेगा 10,000 मान लेते हैं। तो अब मुझे आया गुस्सा कि एक तो इतने धक्के खिलाए, ऊपर से मेरा काम भी नहीं हुआ। तो मैं नंबर घुमाऊँगा, कौन सा नंबर घुमाऊँगा जो आपकी स्क्रीन पे है, 1800-2334-4444, ओके। मैं नंबर करूँगा और उस पर कंप्लेन करूँगा, ठीक है। तो वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले हैं मेरे घर पे आएंगे और मेरे से इंक्वायरी करेंगे कि आप ही वो इंसान थे जिसने फ़ोन किया था। पहले हाँ, क्या तकलीफ़ हो रही है आपको, तो मेरी पूरी दुख भरी कहानी सुनेंगे, एंड देन मुझे बोलेंगे ये लो 10,000 रुपीज़, इसको आप थोड़ा आपको कुछ नकली वकली हाथ में पहना देंगे ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स उस पर ना गए, आप इस ऑफिसर को दे देना, ठीक है। और मैं जैसे उस ऑफिसर को दूंगा तो तुरंत ही मैं इसे बाहर निकलूँगा, तुरंत ही वो आएंगे, रेड करेंगे और वो ऑफिसर के पास से वो 10,000 के नोट निकलेंगे। सिंस ऑफिसर ने वो नोट मेरे से लिया हुआ है तो उनके फिंगरप्रिंट्स उस कैश पे होंगे, एंड ईजिली उनको अरेस्ट किया जा सकता है और उनका इवन जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो ये कोई आपके साथ अगर ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है, करप्शन कर रहा है आपके साथ, तो आप उनकी कंप्लेन 1800-2334-4444 पे कंप्लेन कर सकते हो, ओके। नाउ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सबसे मेन होता है। यू विल सी कि स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात स्टेट, जहाँ मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ कि एक स्टेबिलिटी है। मीन्स सिंस 20 ईयर्स एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है और वो अच्छे से काम कर रही है, ओके। कभी कभी चेंजेस भी होते रहना चाहिए, बट राइट नाउ दिस टास्क इज डन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, ओके। आम आदमी पार्टी, वो गवर्नमेंट भी अच्छा वर्क कर रही है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं। नाउ गवर्नेंस एट द लोकल लेवल।
तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, सिंपल बात आपको इतनी ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग सिटी में रहते हो तो या तो आप म्यूनसिपालिटी के अंदर आओगे या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आओगे, ठीक है, या फिर आप आ सकते हो, अगर आप कोई गांव में रहते हो तो सरपंच तो होते ही हैं। ओके, तो देखो पूरे देश का गवर्नेंस करना एक जगह से पॉसिबल ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पूरे इंडिया को एक जगह से अगर मैनेज करने लग गई तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसके चीज़ को समझते हुए हमने क्या किया, सारे पावर डिसेंट्रलाइज कर दिए। मीन्स सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करेगी, हर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनसिपालिटी या फिर ग्राम पंचायत या तालुका पंचायत काम करेगी, ठीक है। हमने इस तरीके से चीज़ों को किया है। तो हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से हमको पता चलता है कि पास में कोई हमारा स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई है तो उसके लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर गांव के सरपंच के पास जाएंगे, क्योंकि वो लोकल प्रॉब्लम है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे कोई दूसरे देश में जाना है तो मेरे गांव का सरपंच मुझे लेटर लिख के नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना पड़ेगा। ओके, सो ये सब चीज़ें होती हैं एंड बस यही सब है। इसमें तालुका पंचायत भी आता है। ये सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ओके, एंड गांव में ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी होती है। ओके, नाउ इसके अलावा अब ये जो गवर्नमेंट चाहती है कि जो गांव होते हैं ना, जहाँ पंचायती राज होता है, यहाँ पर एक तरह से कुछ मैटर्स यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाए। आप लोगों ने मूवी देखी होगी जोली LLB 2, जिसमें अक्षय कुमार मतलब वकील बनता है एंड उसमें ऐसा बताया गया है कि हमारी अदालतों में बहुत ज़्यादा केसेस का प्रेशर है। ओके, तो बहुत सारे मैटर अगर गांव में सॉर्ट आउट हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, एंड अगर आप लोग शहरों में रहते हो तो म्यूनसिपालिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी अलग से इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि सब कुछ वेल मेंटेन रहे, ठीक है। इसके अलावा जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है वो रूलिंग पार्टी होती है, जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी हमेशा ना रूलिंग पार्टी की बुराइयाँ करेगी, उनकी कोई ना हर स्कीम की कुछ ना कुछ बताएंगे कि तुम्हारी स्कीम में ये कमियाँ हैं। तो इससे बेनिफिट किसको होता है, रूलिंग पार्टी को होता है, क्योंकि उनको अपनी सारी गलतियाँ पता चल जाती हैं। ओके, और इंडियन गवर्नमेंट ने 1992 में पंचायती राज अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक एग्जिस्टेंस किया था, ठीक है। अब ये क्या है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने बनाया 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, ठीक है। मतलब देखो पहला तो होगा रूरल लेवल पे यानी गांव वाले लेवल पे, तो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत गवर्नमेंट ने फॉर्म की। अब ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पे अच्छे से काम करती है, ठीक है। इनको अपने अपने टास्क दिए जाते हैं, इनकी अपनी अपनी स्कीमें चलती हैं एंड इनका मेन काम क्या होता है, लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दें, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत में चेयरमैन होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो DDO को अपॉइंट करती है, इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही तालुका लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और वो वहाँ पे भी गवर्नमेंट TDO को अपॉइंट करती है, जिसको तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। बाकी तो लोअर लेवल पे सरपंच तो होते ही हैं, डेट यू ऑल नो। अच्छा, अभी एक नया टाइप का मतलब सिस्टम शुरू किया गया है, समरास विलेज, ठीक है। समरास विलेज यानी कोई गांव, आदर्श गांव जो बनता है, से फॉर एग्जाम्पल अभी कोई पुलिस कंप्लेन नहीं हुई है, कोई चोरी चकारी नहीं हुई है, एजुकेशन यानी सारे लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ऐसे गांव वालों को गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल प्राइज देती है। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली हर स्टेट को 2 लाख रुपीज़ दे रही है, लेकिन अगर आपका गांव आइडल गांव बन जाता है, समरास विलेज बन जाता है, तो आपको फिर 3 लाख की मतलब हेल्प मिलेगी। तो ये अच्छी बात है ना। और ये जो चार्ट है पहले आपको थोड़ा आइडिया दे देगा। सेकेंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आपको सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गया है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत मैं बिल्कुल नीचे से शुरू ऊपर जाऊँगा। देखो गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच, डेप्यूटी सरपंच होते हैं, ठीक है। मीन जैसे क्रिकेट में कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं, सेम वे यहाँ पे तलाठी कम मिनिस्टर होता है। उसके ऊपर तालुका लेवल होता है, उसमें प्रेसिडेंट हेड होता है और वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं वहाँ पे। इवन यहाँ पे
TDO तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसको वहाँ पे DDO कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 टायर ऑफ पंचायती सेक्टर है। बाकी तो लोकल स्टेट गवर्नमेंट लोग और ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस, तो शहरों की मतलब गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले बात, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 74th अमेंडमेंट हुआ था, एंड अकॉर्डिंग टू डेट अमेंडमेंट हमारे पूरे सिटी को इट वुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स, जिसको हम लोग वार्ड कहेंगे। जैसे जोन्स तो ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन या सेंट्रल जोन होते हैं, बराबर। सेकेंड लेवल पे हम लोगों ने क्या किया कि उसको म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेट, सेकेंड लेवल पे हमने उसको म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कर दिया। और बाद में अगर कोई पॉपुलेशन 1 करोड़ के ऊपर चली जाती है तो महानगर मेगा सिटी निगम बनता है, ओके। तो ये तीनों चीज़ मिलके सिटीज़ को डेवलप करती है। इसके अलावा सिटी को हम लोग प्रॉपरली क्या करते हैं, वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर आप लोग अहमदाबाद में रहते हो तो यू नो इट कि मणिनगर वार्ड, अमराईवाड़ी वार्ड, नारोल वार्ड, नरोड़ा रोड, वस्त्राल वार्ड, ठीक है। तो ये अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलेशन। एंड कुछ वार्ड तो स्पेशली फीमेल्स के लिए या फिर रिजर्व कास्ट, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी वो लोग रिजर्व करते हैं। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट काम करती है, कमेटी काम करती है, उसका मेन काम क्या होता है, सिटी प्लानिंग करना, ठीक है। लैंड के रिफॉर्म्स करना, कहाँ पे सड़कें बनेगी, कहाँ पे ब्रिज, फ्लाईओवर, ये सब कंस्ट्रक्ट होगा। ब्रिज एंड फ्लाईओवर में क्या डिफरेंस है। सी ब्रिज, आप मान लो आप ड्राइव करके जा रहे हो, नेचुरली आपके रास्ते में या तो कोई रेलवे ट्रैक आ रही है, या कोई नदी आ रही है, या कोई पहाड़ आ रहा है, तो मतलब आप क्या करोगे, उसके ऊपर से निकल जाओगे, तो उसके लिए ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। बट मान लो आप नॉर्मल रोड से जा रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक बहुत होता है, तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रोड के ऊपर से एक और सड़क के ऊपर से एक और सड़क बना देती है, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल द फ्लाईओवर, ओके। तो गवर्नमेंट को स्टेट स्पेशली शहरों की गवर्नमेंट को फ्लाईओवर का प्रॉब्लम होता है, ब्रिज, वाटर मैनेजमेंट, सीवरेज मैनेजमेंट, सिविल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल फैसिलिटी, फायर डिपार्टमेंट सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चरल, एंटरटेनमेंट, ये सारे काम करती है, ठीक है। स्क्रैप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द मॉर्ग्यू, सीमेंट्री, ग्रेवयार्ड, रिमूवल ऑफ द स्लम्स, तो ये सारा अर्बन सेल्फ गवर्नेंस के अंडर में आता है। कहीं कहीं पे इसके लिए हम लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी देखने को मिलती है, जहाँ पे दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं, ओके। एंड म्यूनसिपल कमिश्नर तो होता ही है ना। एंड वार्ड्स, जो अलग अलग वार्ड्स होते हैं उसके ऊपर जोन्स होते हैं, और जोन पूरा सिटीज़ को कवर अप करता है, ओके। एंड हमारे चैप्टर का सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, एंड दैट इज कॉल्ड द जुडिशरी। नाउ टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, देखो हम लोगों ने ये सोचा है कि किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो प्लेस फॉर द इनजस्टिस इन अवर सिस्टम। सो व्हाट वी हैड डन, वी हैड बिल्ट द सिस्टम लाइक जुडिशरी, जहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब आते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि पैसे वाला इंसान बहुत ज़्यादा गरीब आदमी को परेशान करे, वो अपने पैसे के दम पे किसी वकील को, जज को खरीद के अपनी तरफ डिसीजन कर ले, मगर ऐसा नहीं होता है इन रियलिटी। जो कानून होता है वो सबूतों के बेस पे चलता है, ओके, फैक्ट्स पे चलता है। आपके पास अगर रीज़न है तो आप लोग इजीली बच सकते हो, ठीक है, नहीं है तो नहीं बचोगे, सॉरी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, हमारे यहाँ पर है ना फेडरल सिस्टम है, ठीक है। जैसे फेडरल एक तरह से देखने जाएँ तो फेडरल सिस्टम यूनाइटेड स्टेट का बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में क्या फ़र्क है, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मैं एक डिस्कशन करूँगा, दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंटों के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं कंपेयरिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है कंपेयरिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, बस खाली ये बेसिक डिफरेंस है। और अगर हम लोग बात करें तो अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर ना करें, एक दूसरे के मैटर में डिस्टर्ब ना करें, तो हम लोग ईजिली किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मिलिट्री वाले जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और पुलिस वाले जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो पुलिस वालों को कभी सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान नहीं करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट मिलिट्री वालों को परेशान नहीं करेगी। कभी कभी इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, एंड जब भी ये डिस्प्यूट्स होता है तो केस जाता है सीधा सुप्रीम कोर्ट में,
ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट या आपस में स्टेट्स लड़ाई लड़ने लग जाएं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम इश्यूज हो जाए तो यूजुअली केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है एंड सुप्रीम कोर्ट इनका डिसीजन सुनाता है। एंड वैसे ही सुप्रीम कोर्ट हायर लेवल पे हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब सारे कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज़ द एंडिंग ऑफ आवर चैप्टर नंबर 10। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड बाय एवरीवन।